हेलो दोस्त, चलिए आज हम लोग टेस्ट 2 का देखते हैं सलूशन। जो खान से लॉन्च किया गया है पॉकेट जीके, उसका सेट 2 है। चलिए हम लोग इसको आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कुछ हमने पार्ट 1 में कर लिया था, तो आज यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कि यूनानी रोमन लेखक क्या होता है। इसमें भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण और सिकंदर आक्रमण कब किया था 325 ईस्वी में की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोत से पर ही आश्रित रहना पड़ता है। कोई भी मतलब उसमें जानकारी नहीं मिला था, इसलिए हम लोग यूनानी रोमन लेखक पर आश्रित थे। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा था जिसका नाम था सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखक स्ट्रेबो व जास्टिन ने किया था। आगे है कि एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फ्लिकार्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। पूछेगा कि एंड्रोकोटस किसने क्या, दो व्यक्ति का नाम याद रखना, एक है एरियन तथा प्लूटार्क और सेंड्रोकोटस फ्लिकार्स, ये दोनों व्यक्ति ने उसको यह कहकर पुकारा था, स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ये स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक ये जो विद्वान थे, इसको क्लासिकल लेखक के रूप में भी जानते हैं। आगे देखते हैं कि टेसियस यह ईरानी राजवैद्य था। पूछेगा कि ईरानी राजवैद्य कौन था? टेसियस था ईरानी राजवैद्य। आगे है कि हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं, है ना। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। इसमें किसका संबंध है? तो भारत और फारस का संबंध इसमें दिया गया है। किसमें? हिस्टोरिका में। जिसका लेखक कौन है? हेरोडोटस। नियार्कस, है ना, नियार्कस हो गया, और कौन हो गया? और हो गया आनेसिक्रेटस और है अरिस्टोबुलस। ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। उसके बाद क्या है कि टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन इसमें किया गया है। फटाफट हम लोग रिविजन करते रहते हैं और इसी प्रकार से रिवीजन करते रहिए, है ना, जो बाकी एग्ज़ाम से हेल्पफुल रहेगा। आगे है कि डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फ के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस I के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था, है ना। तो डाइमेकस सीरियाई राजा था जो बिंदुसार के दरबार में रहा था। आगे है मेगास्थनीज, है ना, सेल्यूकस निकटर के राजदूत के रूप में 16 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। पूछेगा कि मेगास्थनीज कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, जो क्या करता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य व संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। प्लिनी क्या है? इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार व वनस्पति खनिजों का वर्णन किया गया। प्लिनी में क्या है? तो प्लिनी इटली और भारत में। आगे है कि चीनी यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मता अनुयायी थे। इनमें प्रमुख था पहला फायान था। पहला कौन था? फायान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 तक के दरबार में आया था, यानी कि भारत में आया था। सबसे पहले पूछता है कि फायान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम है, विक्रमादित्य के नाम से कब आया था? 375 से 415। 399 से 414 तक के उसने भारत के विभिन्न स्थान पर भ्रमण किया, मतलब घूम लिया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन भी किया। आगे हेनसंग क्या था? तो हेनसंग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्ष तक, है ना, यानी कि हेनसंग 14 वर्ष तक
नहीं 16 वर्ष तक, और फाहियान 14 वर्ष तक रहा था। 6 वर्ष तक उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 6 साल तक उसने पढ़ा। उसका यात्रा विवरण CU की यानी हेन सांग का जो विवरण दिया गया था वो किस पुस्तक में दिया गया था? CU की पुस्तक में दिया गया था, जिसमें 138 देश का विवरण दिया गया है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे है हीली क्या होता है? इसके द्वारा लिखित हेन सांग की जीवनी से हर्षवर्धन का इतिहास का विवरण मिलता है। आगे है चौथा नंबर में है मातवालीन, हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण मिलता है, यानी कि पूर्वी अभियान का विवरण कैसे मिलता है? तो वो मातवालीन से मिलता है। आगे है इत्सिंग। आगे क्या है? आगे इत्सिंग जो था वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत की स्थिति का वर्णन किया था, है ना। जो भी मतलब था कि दोनों में, यानी कि नालंदा में भी अध्ययन किया था और दूसरा किस में? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। आगे है सुंग यून, यह 518 भारत आया था। 3 वर्ष तक की यात्रा से बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। आगे कुछ है कि अरबी। आगे क्या है? अरबी लेखक अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपने पुस्तक तहकीक के ए हिंद, जिसको बोलते हैं किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर राज ज्योतिष बना दिया गया। यह रवीना का था, है ना। उसके बाद था सुलेमान। कौन था? आगे है सुलेमान, यानी कि 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासक पाल शासकों के विषय में लिखा। अल-मसूदी क्या था? अल-मसूदी जो है अल-मसूदी, है ना, 10वीं सदी के बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता, इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिससे रेहला पुस्तक नामक से मिलता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसने प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक यानी कि MBT ने उसने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। आगे अन्य लेखक। आगे क्या है? अन्य लेखक में क्या होता है कि तागनाथ एक तिब्बती लेखक हैं। इससे कंग्यूर तथा तम्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली, है ना। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे है प्राचीन भारत में क्या है कि परिचय अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाला शास्त्र को ही हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत। मतलब होता है जो पहले जो घटनाएं घट गया ना उसकी जानकारी जो देता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राचीन भारत। आगे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की विविध सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, है ना। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, यानी इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटा गया। आगे है सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है ना। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साधन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब इसमें कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। आगे आदि ऐतिहासिक क्या होता है? तो इस यानी इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो भी अपुष्ट या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। मतलब लिखा तो गया है लेकिन उस लिखावट को समझने में कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक कहते हैं। इस काल के इतिहास के लेखन के लिए साहित्यिक व पुरातात्विक साधन का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 से 600 ईसा पूर्व के मध्यकाल को माना जाता है। आगे है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध मतलब लिखा गया उसको पढ़ सकते हैं, जिसे मानव सभ्य बन चुका हो, और उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद काल जिसे ऐतिहासिक काल मतलब जिसमें लिखावट अच्छे से पढ़ अच्छा लग सके, है ना। आगे है दूसरा है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक
चलिए, प्राक ऐतिहासिक में प्रस्तर युग भी कहते हैं तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1863 में, जब भारतीय पृथ्वी सर्वेक्षण विभाग के विद्वान और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्वरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक के क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। आगे है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थान का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया गया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों को विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी कि प्लायोसिन एज में हुआ था। आगे है कि अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भाग में है, अति नूतन है ना, और दूसरा है अद्यतन। अति नूतन 10 लाख वर्ष में से 10,000 पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 पूर्व आरंभ माना जाता है। आगे है कि मानव सभ्यता के इस आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल है ना, ये कब से कब तक है? तो यानी कि पूरा पाषाण काल जो है ये जो है कब से कब तक है? यानी 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व आखेटक व खाद्य संग्राहक होता है। मध्य पाषाण काल यानी कि 10,000 से 700 ईसा आखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल ये 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व भारत से 25 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल विभिन्न प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न में यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय जो था वो 5 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार था, मतलब आखेटक शिकार था, और शिकार ही इस काल में आदि मानव को मनोरंजन का साधन बन गया था। इसका प्रमाण क्या होता? तो ये कुल्हाड़ी था, मतलब हैंड एक्स, विदारनी था, मतलब क्लीवर, और गंडासा मतलब खंडक जो काटने वाला था उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी की घाटी में मिलते हैं। यानी इन सब का अवशेष कहाँ मिला है? तो पंजाब के सोहन घाटी के इधर मिले हैं, तथा उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना, नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। आगे है कि कर्नाटक स्थित हुनासागी से चूना पत्थर मिला है। बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वांटजाइट आदि पत्थर से बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिला है? कर्नाटक के हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट, क्वांटजाइट ये सब मिला है। आगे है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव है। उसके बाद मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुराने होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित हाथनोरा गांव से 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मतलब मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। और यह जो है 5 सितंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस के जीवाश्म में भी मिले हैं, है ना। तो बहुत चीज़ यहाँ से आगे है कि ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल, सब्जी, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ, है ना। आगे हम लोग देखते हैं